जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो अपने आप को नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव एनर्जी से हमेशा प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। बाहर के लोगों की नेगेटिविटी को तो हम किसी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब फैमिली वाले ही लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो या नेगेटिव इन्वायरमेंट वाले हो, तो ऐसे टाइम में उनसे कैसे दूर रहे या उनकी नेगेटिविटी से कैसे दूर रहे, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में और अलाइनमेंट की जर्नी में आगे बढ़ सके। अब ये चीज़ करना जितना ज़्यादा मुश्किल लगता है, एक्चुअल में उतना है नहीं। एक्चुअल में देखोगे तो ये आसान ही है, जस्ट हमें समझना होता है और हमें आगे बढ़ना होता है। दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी आपको तब तक छू नहीं सकती जब तक आप उसको अलाउ ना करो अपने आप को छूने के लिए। हम अलाउ करते हैं तभी नेगेटिविटी हमारे अंदर एंटर करती है। अब जब अराउंड आपके इस तरीके की सराउंडिंग्स हो जहाँ लोग बहुत नेगेटिव है, इवन आपको प्रैक्टिस तक नहीं करने देते लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो ऐसे टाइम पे सबसे ज़रूरी यही होता है कि सबसे पहले तो किसी को रिवील मत करो कि आप क्या करना चाह रहे हो और क्यों करना चाह रहे हो। क्योंकि हम एक तरीके से ऐसा हमारा माइंडसेट होता है कि हम कोई चीज़ जब स्टार्ट करना चाहे तो हम अपना परफेक्ट इन्वायरमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए होता है कि हमारे अराउंड सारी सिचुएशन परफेक्ट रहे, तब हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। जैसे मेडिटेशन होता है तो मेडिटेशन में आपको शांति चाहिए होती है और वही आपको घर वाले नहीं दे रहे होते। अब यहाँ पे समझना ये जरूरी होता है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इवन आप अपनी लाइफ में अपनी रूटीन में बहुत आगे भी बढ़ जाओगे, स्टिल परफेक्शन वाली चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट होने का मतलब है ग्रोथ उसी जगह पे खत्म हो जाती है। परफेक्ट होने का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि एक जगह पर आप पहुँच गए, अब वहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप परफेक्ट हो। लेकिन जब आप ये परफेक्ट वर्ड को अपने माइंड में से निकाल देते हो तो ही आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हो। परफेक्शन का मतलब कुछ नहीं होता या परफेक्शन कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में बेटर ग्रो नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि चीज़ों को सही सही करने के चक्कर में आप चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। और जब कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे, आप हमेशा अपने आप को पहले से एक स्टेप बेहतर पाओगे। और ग्रोथ की कोई सीमा नहीं होती। आपको लगता है कि एक जगह पर जाकर के आप रुक जाओगे जहाँ पर आपके पास इतना ही पैसा होगा, इतना ही सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ से कहीं ज़्यादा आप आगे जा सकते हो। तो इसीलिए चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश ना करें। आपके अराउंड जैसी सराउंडिंग्स है वहीं से आपको स्टार्टिंग करनी होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप वहाँ से नहीं स्टार्ट करते हो तो आप नेचुरली कंप्लेंट में चले जाओगे कि मेरी फैमिली की सिचुएशन ऐसी है, मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरे पास पर्सनल रूम नहीं है, इसलिए मेडिटेशन नहीं कर सकते। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम जेन्युइन हो, लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में बार बार बात करना, इसके बारे में डिस्कशन करना अपने आप से या किसी से भी, उस जगह पे इस कंप्लेंट को बढ़ाना होता है, इस जगह पे रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर आपका माइंड वो रीजंस दे रहा है कि जिसकी वजह से आप कुछ करना चाहते हो या कुछ पाना चाहते हो, वो चीज़ आप अगर कर नहीं सकते और पा नहीं सकते, उसके पीछे का जब रीजंस आपको माइंड ज़्यादा बताता है, इसका मतलब आप समझ लो कि आप रेजिस्टेंस में हो। आप अगर अपनी लाइफ में एक्शंस नहीं ले पाते तो उसका रीजंस भी यही है, क्योंकि एक्चुअल में देखोगे तो आप एक्शन लेने जाओगे, लेकिन आपका माइंड आपको हमेशा बताएगा इन रीजंस की वजह से आप नहीं ले सकते एक्शन। तो आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी वो एक्शन लेने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्शन भी नेचुरल होते हैं। सबसे पहले चीजें सारी माइंड से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आप जहाँ पे हो आपको वहीं से स्टार्ट करना होगा और वहीं से आपकी ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ एक हद तक जी चुके हो, आपके पास एक्सपीरियंसेस है अपनी लाइफ को लेकर के। और एक तरीके से आप ये भी मान लो कि आपकी लाइफ में आज तक जितनी प्रॉब्लम्स रही है, सक्सेस भी उतनी ही बड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा वोटेक्स होता है, वोटेक्स यानी एक तरीके की पैरेलल रियलिटी, जहाँ पर हम डिजायर करते हैं, यूनिवर्स उस जगह पे रियलिटी बनाता है हमारी, और हम उससे अलाइंड होते हैं तो वो रियलिटी हमारी करंट रियलिटी बन जाती है। तो यूनिवर्स को ये बताना नहीं पड़ता मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके कॉन्ट्रास्ट से समझता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, और आपके कॉन्ट्रास्ट ही आपके डिजायर्स को जन्म देते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में बहुत फेलियर देखे हो तो आने वाले टाइम में जो रिलेशनशिप आपको मिलेगा वो आपको पता होगा, यानी यूनिवर्स को पता है कि आप कैसा पर्सन चाहते हो, किस तरीके का पर्सन चाहते हो, किस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हो। और यूनिवर्स ये कैसे जानता है? क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक जो हम चाहते हैं, एक जो हम नहीं चाहते हैं। इन दो चीज़ों के बीच में ही हमारा फोकस शिफ्ट होता रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं कि हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए। मैं भी उनमें से एक हूँ। हर चीज़ में मुझे नहीं पता होता मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, और ये चीज़ मुझे पहले बहुत बॉदर करती थी, क्योंकि पहले जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता था उस समय ये बहुत कहा जाता था कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। और उस वक्त मेरी प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे नहीं पता होता था कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। तो ऐसे में जब अब्राहम एज अ टीचर मेरे लाइफ में एंटर किए तो उन्होंने ये चीज़ सिखाई कि दुनिया का हर एक इंसान ये नहीं जानता कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन दुनिया का हर एक इंसान ये जरूर जानता है कि उसे क्या नहीं चाहिए। जब वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या चाहिए,
तो इसका मतलब है कि वो ये तो आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या नहीं चाहिए, और जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए उसको साइड हटा दो, उसके अपोजिट आपकी हमेशा डिजायर आपको मिलेगी। इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इस तरीके का होगा कि लाइफ में जॉब नहीं रही है या जॉब नहीं है, और उस चीज़ को लेकर के हम बहुत परेशान होते हैं कि मेरे पास तो जॉब नहीं है। अब आप क्या चाहते हो, इस तरीके की सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, आप जॉबलेस नहीं रहना चाहते, आप चाहते हो कि आपके पास जॉब है। यही इसका मतलब है कि जहां आप ये डिसाइड कर रहे हो या आप ये जान रहे हो कि मेरे पास जॉब नहीं है, इसका मतलब है कि आप जॉब डिजायर करते हो, या किसी जॉब में हो और वहां पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, तो वो जगह पर जब आप टॉक्सिसिटी को देखते हो तो वो टॉक्सिसिटी आपको परेशानी देती है, आपको नेगेटिविटी देती है। तो उस जगह पर आप क्या बोलते हो कि मुझे इस तरह के नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव जगह पे नहीं रहना है। तो इसका ऑब्वियस मतलब यूनिवर्स क्या समझता है कि आपको उसके अपोजिट चाहिए, यानी आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। आप एक तरीके से समझ लो कि यूनिवर्स एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसके पास आप अपना कोई काम लेकर के गए हो और आप उसे समझा रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, यानी आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, आप उसे एज अ एग्जांपल इस तरीके से बता रहे हो कि वो खुद डिसाइड करे कि आपके लिए क्या बेटर होगा या आपकी चॉइस के हिसाब से आपको क्या अच्छा लगेगा। तो ऐसे में आप उसको बोलते हो कि मेरा ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, इस इंसान के साथ मेरी बनती नहीं। तो उसके अपोजिट वो इंसान जब आपको सामने से सुन रहा है तो यूनिवर्स ये नहीं लिखेगा कि आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है और आप इस टॉक्सिसिटी को चाहते हो। आप उसको बोल रहे हो कि ये चीज़ें मुझे परेशानी दे रही है, तो उसके अपोजिट वो लिखता जाता है अपने पेपर पे कि रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा है, मतलब एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए। मैरिज में कमिटमेंट नहीं मिल रही है, अब इसका मतलब है मैरिज में कमिटमेंट चाहिए। लाइफ में मनी की प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि लाइफ में मनी की अबंडेंस चाहिए। अब फिर क्वेश्चन आता है कि जब यूनिवर्स को इतना कुछ पता है हमारे बारे में तो हमें देता क्यों नहीं है जो हम चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे फोकस से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, और फोकस हमारे को लूप में फंसाता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। जब हम नेगेटिव चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा बात करते हैं, यानी जब हम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, यूनिवर्स आपकी डिज़ायर्स को लिखता तो जा रहा है, उसको एक पैरेलल रियलिटी बना भी रहा है, लेकिन हम उस जगह पे रुक ही नहीं रहे। हम आस्किंग वाले फेज ही में फंसे हुए हैं, जहाँ पर हम एक ही बात को डेली यूनिवर्स को बता रहे हैं कि यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, और उसके सॉल्यूशन यूनिवर्स लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, और उसको रियलिटी बना करके वो बैठा हुआ है। यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया है, अब हमारा काम है उस चीज़ को अपनी लाइफ में रियलिटी में लेकर के आना। अब उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आपको ये फोकस छोड़ना पड़ता है। ये फोकस का लूप जो आप बार बार कंप्लेंट में लेकर के आते हो, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी जब हम पहला स्टेप ले रहे होते हैं अपनी लाइफ का, वही हार्ड होता है। आप जो पहला स्टेप लोगे ना अपनी लाइफ की जर्नी को चेंज करने का या बेटर करने का और लाइफ में ग्रो करने का, तो वो पहला ही स्टेप जो होगा वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। एक बार जब आप उस जगह पे एंटर कर जाते हो तो आने वाला टाइम आपके लिए फिर आसान हो जाता है। इसीलिए जब आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे और अपने इन्वायरमेंट को देखोगे, और इन्वायरमेंट आपका जैसा भी है परफेक्ट कभी नहीं होगा, ये जानते हुए कि आपके रास्ते में आप जब मेडिटेशन करने जाओगे या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने जाओगे या कोई भी रूटीन जब आप फॉलो करने जाओगे, आपके रास्ते में 1000 खड्डे आपको मिलेंगे, जिसे आप चाहो तो बाधा कह सकते हो, रेजिस्टेंस कह सकते हो, कोई भी चीज़ कह सकते हो, या रुकावट कह सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई काम हम शुरुआत करते हैं तो रुकावट लगती है हमेशा, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम एक नेगेटिव माइंडसेट में बैठे होते हैं। तो जब उस जगह से निकलना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे हर्डल्स को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपके अराउंड जैसे भी लोग हो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसी जगह से चीज़ों को स्टार्ट करने का। अब वो चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, जब आप ये जान जाओगे तो आप परफेक्शन से चीज़ों को करना रोक दोगे। यानी पहले तो ये जानना जरूरी है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और आपके अराउंड सराउंडिंग परफेक्ट नहीं होगी, और आप जब परफेक्शन के लिए यानी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी परफेक्ट नहीं होगी, वो भी टाइम के साथ साथ बेटर होती जाएगी। और आपकी जो सिचुएशन है आपके अराउंड जो आपको परेशानी देती है, जो परफेक्ट नहीं है, आने वाले टाइम में वो भी बेटर होती जाएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग वाला फेस है और जिस जगह पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उस जगह पे आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। कई बार आपको गुस्सा आएगा, कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, कई बार स्ट्रेस एंजाइटी होगी, कई बार लगेगा चीज़ों को छोड़ दूँ, कई बार लगेगा कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ इन चीज़ों को। लेकिन एक बार मन बना लिया किसी चीज़ को करने का, फिर पीछे नहीं हटना है। इस इंटेंशन के साथ आप स्टार्ट करो। जैसे जब मैंने पहली बार किताब पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच वाली, तो थिंक एंड ग्रो रिच में एक स्टोरी लिखी थी जहाँ पर पुल को जलाने की बात हो रही थी, जहाँ पर आप समझ लो 2 तरह के साम्राज्य होते थे। एक साम्राज्य नदी के इस तरफ है, एक साम्राज्य नदी के उस तरफ है। अब इस साम्राज्य को उस साम्राज्य पे कब्जा करना है या उससे झगड़ना है, उससे लड़ना है जा करके। और ये 2 साम्राज्य को जो जोड़ता है वो बस एक पुल है, यानी एक खड्डे की तरह आप देखो कि 2 तरफ जमीन है और जमीन के नीचे में एकदम खाई है, और खाई में जो जा रहा है वो झरने वाला पानी है, और उसके बीच में एक पतला सा पुल है जो
एक लौता रास्ता है इस साम्राज्य से उस साम्राज्य में जाने का। अब यहाँ से सैनिक निकले, पूरी फौज निकली, उन्होंने पुल को क्रॉस किया और पुल को क्रॉस करने के बाद वो पुल तोड़ दिया। और पुल इसलिए तोड़ दिया कि हम चाह कर भी पीछे मुड़ के ना देखें, यानी चाहे भी तो हम अपने तरफ भाग ना सके। क्यों? क्योंकि सामने वाले की फौज स्ट्रांग है और अगर उनकी फौज इस वाली फौज पे भारी पड़ती है तो इनमें से जो लोग होंगे वो वापस पीछे की तरफ भागेंगे, और वापस अगर पीछे की तरफ भागेंगे भी तो ये जो स्ट्रांग वाली फौज है ये वहां तक पहुंचेगी और उनको मारेगी, उनके साम्राज्य को बिगाड़ भी देगी। तो ऐसे में जब उन्होंने पुल को क्रॉस कर लिया तो पुल को तोड़ दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, यानी जो उनका लीडर होता है वो उनको फिर इस तरीके से भाषण दे करके एकत्रित करता है कि अब हमने सारे पुल जला दिए हैं, सारे पुल तोड़ दिए हैं, अब हम चाह करके भी पीछे नहीं लौट सकते। तो अगर हमें घर पे लौटना है तो हमें इस जगह पे विजय हासिल करनी ही होगी। और तब वो लड़ते हैं, पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वहां पर जाकर के वो जीत जाते हैं। तो यही एक्चुअल में देखोगे तो रियलिटी में होता है कि जब हम किसी चीज के लिए आगे बढ़ते हैं तो पीछे के पुल हमें जलाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अब डिसाइड कर लिया कि अब मुझे मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन करने के लिए आपने पुल क्रॉस किया, यानी वो अपने आप को इस स्टोरी से रिलेट करो कि आपने पुल क्रॉस कर लिया। अब पीछे के पुल सारे जला दो और ये समझो कि सामने जो फौज है आपके वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी आपके अराउंड जो नेगेटिव लोग हैं, इवन आपकी नेगेटिविटी है, फ्रेंड्स है या फैमिली है, जो भी नेगेटिविटी है, जिस भी तरह की सिचुएशन है, आप मान लो कि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ज़्यादा स्ट्रांग है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको हरा नहीं सकते। अब इसका मतलब ये है कि भले जितने भी स्ट्रांग हो, अब आप पीछे नहीं हटने वाले। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब आप पीछे नहीं हटने वाले, तो आपके साथ क्या होगा, इस जगह पे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे कि अब मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है, अब इसको कुछ भी हो जाए रोकना नहीं है। अब रोकना नहीं है और लड़ना है मेडिटेशन के थ्रू इन नेगेटिविटी से, इस तरह की नेगेटिविटी से। और सिर्फ इस जगह पे मेडिटेशन नहीं है, बाकी प्रोसेसेस भी है जो आप चूज करो, आपके ऊपर है। और फिर धीरे धीरे करते करते जितनी भी नेगेटिविटी है एक एक करके खत्म होती जाएगी और एट द एंड आप विजय हासिल कर लोगे। और सेम उसी किताब में थिंक एंड ग्रो रिच में भी एक और स्टोरी थी जिसका टाइटल था सोने से 3 फुट दूर, जिसमें एक खदान रहती है सोने की, और उसमें एक लड़का जाता है और उसके अंकल जाते हैं, किसी से सामान खरीदते हैं खोदने वाला, और उससे खुदाई करते हैं सोने की तलाश में। और सोना जब उनको मिलने वाला होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुदाई करते हैं और बहुत डीप तक जाते हैं, लेकिन एंड तक उनको सोना नहीं मिलता। तो उनको लगता है कि इस जगह पे गोल्ड है ही नहीं, और वो हिम्मत हार करके पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, यानी चले जाते हैं उस जगह से। और जो इक्विपमेंट सामान उन्होंने खरीदे होते हैं वो किसी को बेच देते हैं, और जिनको वो सामान वो बेच देते हैं, वो जो इंसान रहता है उसको थोड़ा बहुत पता होता है सोने के बारे में या इस बारे में कि चीज़ें आपको आगे जाके मिल सकती है। तो वो क्या करता है कि सबसे पहले इंस्पेक्शन करवाता है, किसी एक्सपर्ट को बुलाता है जो उसे बता सके कि सोना इस जगह पे है या नहीं है। तो उस जगह पे जब वो सोना चेक करने वाला आता है तो वो उसको बताता है कि जहाँ पे खुदाई रोकी गई है इससे ठीक 3 फीट नीचे जो है वो सोना है। जिन्होंने इस जगह पे इस गड्ढे पे इतना करके छोड़ दिया, उनको ये नहीं पता था कि फॉल्ट लाइन आती है, यानी स्टार्टिंग में उनको थोड़ा थोड़ा गोल्ड मिल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा होता, थोड़ा थोड़ा मिल रहा होता है, एक टाइम आता है पूरा बंद हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। तो उनको लगता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं। तब वो सामान बेचते हैं और जो इंस्पेक्शन करवाता है उसको पता चलता है कि इससे 3 फीट बहुत सारा सोना है, 3 फीट अंदर ही। और जब वो खुदाई करता है तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे 3 फुट खोदना पड़ता है बस। और जब वो 3 फुट खोदता है तो उसे बहुत सारा सोना मिल जाता है और वो बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है। और ये स्टोरी जब उस इंसान को पता चलती है कि जिन्होंने ये चीज़ बेची होती है, तो उस दिन वो कसम खा लेते हैं, यानी वो सेल्समैन बन चुके होते हैं उस वक्त तक और सेल्स कर रहे होते हैं, यानी किसी को प्रोडक्ट बेचना वो काम करते हैं। तो जब उनको ये बात पता चलती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, जहाँ पे हमने खुदाई छोड़ी थी उससे 3 फीट नीचे ही उनको सोना मिल गया, तो ऐसे में वो क्या करता है, वो अपने अंदर एक मन बना लेता है कि आज के बाद कभी भी कोई भी इंसान जब मैं उसको कुछ भी बेचने जाऊँ अपना प्रोडक्ट, तो उसके ना कहने पर मैं रुकूंगा नहीं, अपना 100% दूंगा अपने आप को सेल्स में डालने के लिए, यानी उसी पर्सन से मेरी सेल हो, ये मैं 100% करूंगा इस जगह पे। और अगर उस इंसान से नहीं भी हो पाती है मेरी सेल तो मैं अगली सेल के लिए नहीं रुकूंगा, ये कहते हुए कि मुझसे तो सेल ही नहीं हो रही या कोई मुझसे खरीदता ही नहीं। तो वो एक के बाद एक सेल में इसी तरीके से जाते हैं, चाहे कोई ले ना ले, वो हमेशा सेल्स की कोशिश करते रहते हैं और एट दी एंड उनको वो सेल मिलने लगती है, फिर वो भी अपनी लाइफ में उतने रीच हो जाते हैं। तो ये स्टोरी सुनाने का मतलब यही है कि यहाँ पर मैं आपको बता सकूँ कि जब आप पुल भी जला दो ना, यानी जब आप डिसाइड भी कर लो पूरे तरीके से कि अब पीछे नहीं मुड़ना है, तो कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे, मल्टीप्लाई होने भी स्टार्ट होंगे, यानी ज़्यादा रिजल्ट भी मिलने लगेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो आपको सारी नेगेटिविटी ही मिल रही है, अब कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो उसी जगह पर कई बार ऐसा होता है कि रूटीन टूटती है, जैसे मेरी टूटी थी।
अब उससे 3 फीट दूर यानी थोड़ी ही दूरी पे आपको और ज़्यादा चीज़ें मिल सकती थी, लेकिन आप वहीं से वापस आ गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि उस जगह पे आपको अपने आप को ये कमिटमेंट देना होता है, चाहे हम 3 फीट दूर हो, यानी हो सकता है अपने आप को इस तरीके का माइंडसेट दे कि हो सकता है कि आज हम मेडिटेशन छोड़ने का सोच रहे हैं, 1 महीना 2 महीना मेडिटेशन कंटिन्यू कर लिया या 3 महीना कर लिया, अब लग रहा है कि इतना टाइम तो कर लिया, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे मेडिटेशन करना छोड़ देना चाहिए। और उस जगह पर अगर आप मेडिटेशन करना छोड़ दो, और आपको क्या पता कि जिस जगह पर आप मेडिटेशन करना छोड़ रहे हो उसके अगले 1 महीने में या 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट मिलने वाले हो, लेकिन जब आप उस जगह पे छोड़ दोगे तो वापस जब रियलाइज होगा तब आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एट दी एंड आपको यही एक कमिटमेंट चाहिए होती है, फिर चाहे आपकी सराउंडिंग्स जैसी भी हो, क्योंकि वो कभी परफेक्ट नहीं होगी, आप भी कभी परफेक्ट नहीं होंगे, आपकी सिचुएशन भी टाइम के साथ बेटर होगी, आप भी अपने टाइम के साथ बेटर होंगे जो भी चीज़ आप करना स्टार्ट करोगे। और जब आप एक बार करना स्टार्ट कर देते हो चीज़ों को, तब आप समझ लो कि आप आगे बढ़ गए हो, तो पीछे के पुल जलाने हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आगे जाके लड़ना ही है, पीछे मुड़ ही नहीं सकते। और फिर भी एट दी एंड या स्टार्टिंग में ही या बीच बीच में जब आपको लगने लगे कि इस जगह पे तो कुछ नहीं है, या आगे जा करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, या इस स्टैंड पॉइंट के आगे तो कुछ है ही नहीं, और कहीं भी पहुंच करके जब आपको लगे कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, उस वक्त इस स्टोरीज को याद कर लीजिएगा। ये आपको आपकी रूटीन में कंसिस्टेंट रखेंगी और आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।